हाय एवरीवन, नमस्कार। आज से हम अपनी एनवायरनमेंट की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की। सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पोर्शन, जो कि GS3 का टॉपिक है, UPSC CSE मेंस का। इसमें तीन मेजरली जो है डिवाइड होते हैं पोर्शंस, वो हैं एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। तो इन सभी को हम एक एक करके स्टडी करेंगे, इनको पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, और टुडे वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो let's understand what exactly biodiversity means, right? So what is exactly biodiversity? So biodiversity जो टर्म है वो एडवर्ड विल्सन ने पॉपुलराइज किया था, उसको प्रसिद्ध किया था। ही इज ए सोशियोबायोलॉजिस्ट एंड अकॉर्डिंग टू हिम बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंबाइंड डाइवर्सिटी है एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो हर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की लेवल पे हम ये देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी मिलती है। अब बायोडाइवर्सिटी को अगर हम बायोडाइवर्सिटी को स्प्लिट करें, इफ वी स्प्लिट बायोडाइवर्सिटी, it is made up of two terms, bio, which means life, and diversity, which means variation, right? तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो दो शब्दों से बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को बेसिकली हिंदी में कहते हैं जैव विविधता, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी इज स्प्लिट इनटू टू टर्म्स विच इज बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो का मतलब है लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। सो लाइफ एट ऑल फॉर्म्स ऑफ वेरिएशन, when we see different level of variation, when we see variation of life, तो उसको हम ब्रीफली बायोडाइवर्सिटी जैसे समझ सकते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन, ठीक है। ही डिस्क्राइब्ड दैट द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। देन व्हाट हैज UN अर्थ समिट डिफाइंड, ठीक है। कैसे इन्होंने डिफाइन किया, UN अर्थ समिट ने क्या डेफिनेशन दी है बायोडाइवर्सिटी की, लेट्स रीड दैट। सो बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम all the sources including terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and ecological complexes of which they're part. This include diversity within the species, between the species and of ecosystem, right? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जितनी भी वेरिएबिलिटी है, ठीक है, जितनी भी वेरिएबिलिटी है हर सोर्सेस से, कहाँ से? टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, मरीन या एक्वाटिक, ठीक है। इन सारे इकोसिस्टम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितनी भी वेरिएबिलिटी हमें मिलती है वो भी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। एंड ऑल्सो डाइवर्सिटी विद इन दी स्पीशीज, एक स्पीशी के अंदर अगर डाइवर्सिटी हो जाती है उसको भी हम बायोडाइवर्सिटी में काउंट करते हैं। within the species, between the species and of ecosystem। तो एक स्पीशी के बीच में जितने वेरिएशंस हैं, ठीक है, दो स्पीशी के बीच में जितने वेरिएशंस हैं, एंड
अलग अलग इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी का हमें जो हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखते हैं अलग अलग इकोसिस्टम्स में, दैट ऑल्सो गेट्स काउंटेड इन द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज पर UN अर्थ समिट। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। एक सवाल है, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, दैट इज द लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेम ऑन द अर्थ। क्या पृथ्वी पे बायोडाइवर्सिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, वो एक समान है? तो नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। सी व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? इफ वी गो बाय द कॉमन सेंस, क्योंकि at various points on earth we get different different alterations। अलग तरीके के आपको सिचुएशन, आपके जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशंस हैं, आपके ऑल्टीट्यूड में वेरिएशन है, यू विल गेट द वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यू वोंट गेट द कंडीशंस विच आर फेवरेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बाय कॉमन लॉजिक वी कैन से कि नहीं, इट कांट बी यूनिफॉर्म, right? Because poles पे you are not getting much sunlight, right? Equator पे there is the maximum intensity of the sunlight। ठीक है, तो अलग अलग conditions में only different kind of organisms, living organisms can survive, right? So no, the level of biodiversity is not same at all the places on earth. Vast majority of all the species are found in tropics and subtropics। ठीक है, tropics and subtropics में we get to see the vast majority। tropics and subtropics एक बार बता देते हैं क्या है। This is your earth, this is the इक्वेटर। ठीक है, ये हो गया आपका पोल, ये हो गए आपके ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न एंड सब ट्रॉपिक्स, right? So this is the region where you are getting the maximum biodiversity। If you ask the figure, तो around 50 to 75% of the biodiversity you will get to see in the tropics and subtropics, right? So 50 to 75% of all species are found in the tropical rainforest that account for just 6% of the land area। So tropical rainforest में we will find that there are all the species in the percentage of 50 to 75 and which account for just 6% of the land areas। Genetic diversity needed to maintain the world's agricultural system is found mainly in tropic and subtropic। तो agricultural system को maintain करने के लिए जो genetic diversity की requirement होती है, that is mainly found in tropics and subtropics, right? These area also contain most of the important medicinal plants। ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स के एरिया में यू विल बी गेटिंग मोस्ट ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स, जहाँ पे नए फार्मास्यूटिकल कंपनीज या नए फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इन द नॉर्दर्न रीजन्स द रिकरेंट आइस एजेस डिड नॉट परमिट the flowering of many life forms, right? तो ice age की वजह से northern region में it's very cold obviously, तो वहाँ पे no life can sustain, no life can survive, so we can't see much of diversity there। Now let's get into the concept of altitude, right? How does the distribution of biodiversity varies with the altitude, right? The variation with altitude, generally as the variation increases
as the altitude increases, variation also increases, but there is a limit to it. एक certain limit तक, एक threshold तक ही वो biodiversity increase होती है. After that it tends to decrease. So in general, biodiversity increases with the altitude until a certain threshold, right? And then it decreases. ठीक है? The reason behind this is due to environmental factors such as temperature, air pressure, and precipitation. Right. So many mountain ecosystems show greater biodiversity and higher level of endemism. Now, what is endemism? Endemism is a term जिसको कि ऐसे समझिए, कोई एक species है, it is naturally found in a certain geographical area. Naturally found in a specific geographical area. It is endemic to that region. कहते हैं ना, XYZ species endemic to that region. So which means कि एक ऐसा species which is limited to that geographical area and it is naturally found in that area. ठीक है? तो that and higher level of endemism than adjacent lowlands, right? Mountain at lower altitudes can support exceptional biodiversity due to compression of wide range of ecosystem into relatively short distance. So lower altitude पे, if we talk about mountain region के lower altitude पे, you will see that there is a support of exceptional biodiversity. Why? Because एक छोटे सी एरिया में ही एक वाइड रेंज ऑफ इकोसिस्टम कंप्रेस हो रहा है, राइट? तो एक छोटे से डिस्टेंस में, छोटे से एरिया में ही वाइड रेंज ऑफ इकोसिस्टम इज गेटिंग कंप्रेस्ड. We are talking about the low regions of the mountain, lower altitude of the mountain. So you will get to see exceptional level of biodiversity there. ठीक है? Now, let's talk about the mega diverse countries. So mega diverse countries, as evident from the word itself, it is a term which is used to refer to the world's most richest biodiversity based regions. ठीक है? वर्ल्ड के ऐसे नेशंस की बात की जा रही है जहाँ पे सबसे रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है. सो इट्स अ टर्म यूज्ड टू रेफर टू वर्ल्ड्स टॉप बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज. Now, how and where does this concept evolve? It was identified in 1998 by Conservation International. It's a body, ठीक है, with the aim to promote awareness of biodiversity conservation among the world. So Conservation International basically evolved this term and it aimed to promote awareness of biodiversity conservation, awareness generate karna ki how to conserve biodiversity and what can be the measures, right? According to Conservation International, there are 17 of the nations which are mostly located in tropical and subtropical regions. We have already seen that we get to find the maximum in all the species, variation of species in the tropical and subtropical levels. So 17 nations which are located in tropical and subtropical regions are the mega diverse regions located, right? So let's see, in the alphabetical orders, there are two ways of understanding, like of remembering such nations, either in alphabetical orders or I'll also show you map. ठीक है, उससे भी याद करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे लोकेटेड है. सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में इफ वी सी, सो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेडोर,
India, Indonesia, Madagascar, Malaysia, Mexico, Papua New Guinea, Peru, Philippines, South Africa, USA and Venezuela. Right? चलिए अब मैप से स्टडी करते हैं, मैप से भी समझ लेते हैं कहाँ कहाँ लोकेटेड है. तो वेस्ट से शुरू करेंगे, ईस्ट आएंगे. तो फर्स्ट इज यूएसए, देन मेक्सिको, देन ब्राज़ील, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, चाइना, Philippines, Malaysia, Indonesia, Papua New Guinea and Australia. So these are the 17 mega diverse nations which are listed by Conservation International. Right? Map based अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, it will help you to retain better. ठीक है? तो let's move ahead. इसको एक दो बार याद कर लेंगे तो ये याद भी हो जाएगा. इफ यू जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 2 minutes and you visualize the locations and the nation, you will easily remember, right? Now let's see what is the criteria for a nation to be called as mega diverse. What, कुछ तो criteria होगा ना. There must be a criteria into which the mega diverse nation has to fit in. So the principal criterion is endemism. Right? This is the principal criterion. First at species level, endemism at species level, and then at higher taxonomical level such as genus and family. Right? To qualify as a mega diverse country, a country must have at least 5,000 of the world's plant as endemics, that is native restricted to a certain place. ठीक है? We have already learned that endemics का मतलब होता है ऐसी species which is limited to a particular geographical location. तो mega diverse country को qualify करने के लिए it must have at least 5,000. See, these conditions are very important. इसको बिल्कुल याद करने की कोशिश करिए. It must have at least 5,000 of world's plants as endemics. 5,000 पेड़ बिल्कुल endemic होने चाहिए. That is native restricted to a certain place. And second condition, this was the first condition, and second criteria is have marine ecosystem within its border. So the nation must have a marine ecosystem well within its borders, right? So first condition was it has to have a 5,000 plant species of the world plant species as endemic होना चाहिए, restricted to a certain place. And दूसरा condition है it must have a marine ecosystem well within its boundaries, right? Now, let's understand what are the biodiversity hotspots. I want to tell you one thing. इस basics के lecture में you will get to see various terms. कई सारे concepts होंगे जो कि आपके basics में cover किए जाएंगे. I guess there will be one more video on the basics portion, on the conceptual clarity basics portion, and then we'll move further to the advanced level of biodiversity. Right? So biodiversity hotspot is again a concept. Let's understand that. So what are biodiversity hotspots? So they are the method to identify areas where the world attention is needed to address biodiversity loss and to guide investment in conservation. Hotspots, right? These are the alarming regions in the world जहाँ पे biodiversity loss are taking place and the much attention is required. So these are the regions containing exceptional concentration of plant endemism
एंड एक्सपीरियंसिंग हाई रेट्स ऑफ हैबिटेट लॉस। तो ये ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे एक्सेप्शनल प्लांट्स जो है वो एंडेमिक है इन एरियाज में, इन रीजन्स में, एंड दे आर ऑल्सो फेसिंग द इशू ऑफ हैबिटेट लॉस, राइट? Concept is given by Norman Mears. There were 2 articles published by Norman Mears in The Environmentalist. So what he said, what concept he gave regarding to the biodiversity hotspot. So he gave 2 criterias, right, for a region to be a hotspot. First is plant endemism. If you need to qualify as a biodiversity hotspot, first criteria to be fulfilled is plant endemism. It must contain at least 0.5% of the world's total or 1500 species of vascular plants as endemics, right? So they must contain at least 0.5, they must contain at least 0.5% of the world's total or 1500 species of vascular plants. Now what are vascular plants? So these are the plants that conduct the water and minerals through the tissues. तो ये ऐसे plants हैं अभी in classification of life forms, and further also in the biology basics I'll be discussing such terms, but यहाँ पे briefly समझ लेते हैं। vascular plants वो होते हैं जो कि अपने tissues से water और minerals attract करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, right? So there must be a species of vascular plants. ये बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से मेंशन्ड है इस क्राइटेरिया में कि दे मस्ट बी अ स्पीशीज ऑफ 1500 vascular plants as endemic to that region. And second is serious habitat loss. It has to have lost at least 70% of its primary vegetation. So habitat loss का भी जो concentration है, जो एक percentage है, वो mentioned है, which is 70%. ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा होगा। सो ग्लोबली आइडेंटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर 36। मतलब दिस इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट ठीक है। इंडिया के रीजन में इंडो बर्मा आता है बेसिकली, जो आता है इंडिया के रीजन में 4 आते हैं। लेट्स मूव टू दैट। इंडिया के रीजन में, because we are concerned about the Indian biodiversity mostly, so we have 4 biodiversity hotspots when India is concerned. 4 biodiversity hotspots. First is your Western Ghats, ठीक है, hills along the western edge of peninsular India. This is the hotspot region. Second is Eastern Himalayas. Region comprises Bhutan, Northeast India, Southern, Central and Eastern Nepal, right? So Bhutan, Northeast India and Southern, Central and Eastern Nepal. Third hotspot is Indo-Burma region. This region consists of numerous countries including northeastern India to the south of Brahmaputra river. So northeastern India, Myanmar, China's Yunnan province, southern part, Lao People's Democratic Republic, which is Laos, Vietnam, Cambodia and Thailand. ठीक है, it is spread over 2 million square kilometers. So this is the, I guess, largest spread biodiversity hotspot region wise. Fourth is Sundaland. This region lies in Southeast Asia and includes Thailand, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines, Malaysia and Nicobar Islands of India. तो इंडिया के केस में निकोबार आइलैंड्स आर इंक्लूडेड इन सुंदालैंड, राइट? एक ब्रीफ ओवरव्यू होना चाहिए कौन कौन से मेजर जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया के रीजन में. यू नीड टू नो दैट. Now there is a concept of high biodiversity wilderness area, right? The concept has been developed by, again, Conservation International,
देखिए इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के केस में कंजर्वेशन इंटरनेशनल प्लेज अ वेरी मेजर रोल. यू विल सी वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड वेरियस टर्म्स विच हैव बीन इवॉल्व्ड बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल. सो प्लीज रिमेंबर दिस. High biodiversity wilderness area is given by Conservation International, defined as the large intact ecosystems of the world that hold significant level of global biodiversity. ऐसे रीजन्स, पूरे वर्ल्ड के ऐसे रीजन जो कि सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी को होल्ड करते हैं, राइट, दे हैव दैट सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी. नाउ HBWA कंसिस्ट ऑफ 5 of the 24 major wilderness areas that hold globally significant levels of biodiversity. तो 5 एरियाज़ हैं HBWA के, हाई बायोडाइवर्सिटी वाइल्डरनेस एरियाज़ के, जो कि जिसके पास बिल्कुल सिग्निफिकेंट लेवल है बायोडाइवर्सिटी का. फर्स्ट इज़ अमेजोनिया, एविडेंट है. Second is rainforest of Central Africa. Third is New Guinea. Fourth is Miombo-Mopane woodland of Southern Africa, including Okavango Delta. And fifth is Northern American desert complex of northern Mexico and southwest part of USA. Right? So these are the regions that have significant level of high biodiversity. Now, let's understand what are the different levels of biodiversity. So different levels of, there are 3 levels of biodiversity classified. Genetic, genes के level पे, species diversity, species के level पे, ecosystem community diversity और ecological diversity. ठीक है, ecosystem level पे. तो species diversity, ecosystem diversity and genetic diversity, right? So there are 3 levels of biodiversity classified. Let's see one by one. Genetic diversity refers to variety at the levels of genes. How much variation of diversity at the gene level is present, that is understood by the concept of genetic diversity. It comprises of variation of genes in a particular species. कितना variation है एक particular species में की जीन्स में, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीशी के जीन्स में कितने वेरिएशंस हैं, इट इज़ अंडरस्टूड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी. सो ग्रेटर द जेनेटिक डाइवर्सिटी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे डिपेंड करता है बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेंट्रेशन. जितनी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी रहेगी उतने बेटर आर द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल. You must have learnt and heard about the concept of survival of the fittest. Survival of the fittest given by Darwin. This means कि इसका भी कॉन्सेप्ट वहीं इवॉल्व कर रहा है कि जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी आपकी स्पीशीज़ में, आपके जीन्स में, उतने ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस बनते जाएंगे फॉर योर सर्वाइवल एंड यू विल बी फिट टू सर्वाइव. जेनेटिक डाइवर्सिटी अलाउज स्पीशीज़ टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, अब ऐसे समझिए, सपोज देयर इज़ अ स्पीशी, एक स्पीशी है जो कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ होमो सेपियंस, ह्यूमंस की बात करते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि राइट नाउ अगर हम इंडियन कॉन्टिनेंट की बात करें, सो वी आर नॉट यूज टू लिव इन वेरी बिल्कुल हार्श कोल्ड वेदर में. वी कांट सर्वाइव एज ऑफ लाइक अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से वी कांट सर्वाइव. बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे वेरिएशंस होते जाते हैं, देन वी टेंड टू सर्वाइव इन सच एरियाज ऑल्सो. ठीक है, देन वी विल बी एबल टू बेयर दोज हार्श कोल्ड वेदर एंड सिचुएशन, राइट. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से ही स्पीशीज़ जो है वो अलग अलग एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाएंगे. जेनेटिक डाइवर्सिटी इंश्योर्स
that some species survive drastic changes and they carry the desirable genes. Obviously, if they are surviving the, drastic genetic variations, if they are undergoing variations and if they are able to survive to that variation, that means they are carrying the best genes, right? They are carrying the desirable genes. Survival of individual ensures survival of the population. Very well understood. If an individual is survived and he is fit to, it is fit to survive, so the whole population, whole species is fit to survive. Next is species diversity, right? Species diversity नाम से ही एविडेंट है कि डाइवर्सिटी विच इज प्रेजेंट एट स्पीशी लेवल. स्पीशी लेवल पे जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, दैट इज अंडरस्टूड बाय द स्पीशी डाइवर्सिटी. इट रेफर्स टू वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट इन अ कम्युनिटी और अ इकोसिस्टम. एक सिंगल कम्युनिटी और इकोसिस्टम में प्लांट और एनिमल्स की जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट होंगी, दैट इज अंडरस्टूड बाय स्पीशी डाइवर्सिटी. स्पीशीज डिफर फ्रॉम वन अनदर markedly in their genetic makeup. Obviously, एक स्पीशी को दूसरी स्पीशी से डिफरेंशिएट करने का रीज़न, क्यों डिफरेंसेस हैं? Why are we not similar to, why humans are not similar to, let's say, any other animal? Why we are not similar to tiger? Why we are not similar to a dog? Because हमारे genes में, उनके genes में there are a bit of variations and they do not interbreed in nature also. So interbreeding possible नहीं है. There are different sort of species. Closely related species, however, have in common much of their hereditary characteristics. Right? दो species जो कि बिल्कुल closely related हैं, वो same almost similar characteristics hold करते हैं. For example, humans and chimpanzees. ऑलमोस्ट 95% जो है उनके और हमारे में जेनेटिक मेकअप की सिमिलैरिटी होती है, राइट? रेशियो ऑफ वन स्पीशी पॉपुलेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अक्रॉस ऑल स्पीशीज इन द गिवन बायोम, राइट? तो रेशियो ऑफ एक स्पीशी की पॉपुलेशन अगर हम देखें ओवर टोटल number of organism, that is equates to a biome. Zero would be infinite diversity. अगर ज़ीरो से हमें अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो मिल रही है, that would comprise to infinite diversity and one would represent only one species present. ठीक है? सो स्पीशी डाइवर्सिटी में हमने यही समझा कि ज़ीरो वुड बी इनफाइनाइट डाइवर्सिटी एंड वन वुड रिप्रेजेंट only one species present in the ecosystem. Now let's understand the third and the last criteria, the third and the last. Now, ecosystem community diversity or ecological diversity, it refers to variety of ecosystems found in a given area or region. Evident है, जितने भी variety variations मिलेंगे आपको ecosystems में, you will get to know the concept of ecosystem diversity. ठीक है? अच्छा, one thing more, यहाँ पे species biodiversity में you will get the maximum or the higher species in tropical rainforest, we have already seen, and coastal zones, and low, you will get the low diversity in the polar islands, polar regions and small isolated regions, right? चलिए, let's understand ecosystem diversity. It refers to variety of ecosystems found in a given area or a region. Basically,
डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लेवल, ये बताता है आपके इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को, राइट? If there are different types of habitat present at different level, this is the ecosystem community diversity. Now what is a habitat? Habitat is a cumulative factor of the climate, vegetation and geography of a region. एक region जिसका cumulative factor अगर हम देखें, उसकी geography, उसके climate और उसका vegetation, then we'll get the habitat. There are several kind of habitat around the world. Corals, grasslands, wetlands, desert, mangrove and tropical rainforest. These are the examples of different ecosystems. They vary on the on the line of climate, vegetation and geography of a region, right? I hope ये समझ आ रहा होगा. Now let's understand what are the factors that determine the degree of diversity. ऐसे कौन से factors हैं जो कि बताते हैं किस level की diversity है, किस degree या किस extent की diversity you get to see. So factors are habitat stress, which is when diversity is low in habitat under any stress situation, जैसे harsh climate या pollution. ठीक है, if there's a harsh climate, any diversity can't survive. Then if there is a lot of pollution, then also it comes into the criteria of habitat stress. Second is dominance by one species. Obviously, if one species is dominant over the other, it will consume all the resources. The other one will not get any such resource to its survival. So this does not allow many species to evolve and flourish. उसको जीवित रहने के लिए उसका resource उसको possible नहीं होगा, उसको available नहीं होगा, because there is another dominant species available. Third is geographical isolation. Diversity is less in isolated regions like an island. Island में बहुत कम डाइवर्सिटी प्रेजेंट होगी. इफ़ अ स्पीशी इन एन आइलैंड डिसअपियर्स, इट कैन बी ईजिली रिप्लेस्ड. अगर किसी आइलैंड में कोई पर्टिकुलर स्पीशी ख़त्म हो जाती है, इट कांट बी रिप्लेस्ड, राइट? तो अनदर फैक्टर इज इकोलॉजिकल नीश. नीश का मतलब ये होता है कि किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में, किसी एक स्पेसिफिक सर्वाइवल कंडीशन में, हाउ अ स्पीशी इज रिस्पॉन्डिंग एंड हाउ इट इज मेकिंग इटसेल्फ बेटर एंड बेस्ट टू अडेप्ट इन सच सिचुएशन. तो एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, a complex community offers a greater variety of niche than a simple community and promotes greater diversity. niche जितना कॉम्प्लेक्स रहेगा उतना ही बेटर होगा डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है? नाउ एज इफेक्ट, ऑलवेज ग्रेटर डाइवर्सिटी एट इकोटोन्स और ट्रांजिशन एरियाज बिटवीन इकोसिस्टम. दो इकोसिस्टम के बीच में जो एरिया होता है, दैट इज नोन एज इकोटोन, एंड देयर इज ऑलवेज द ग्रेटर डाइवर्सिटी इन सच इकोटोन वाले एरियाज में. इन सच ट्रांजिशनल एरियाज में यू विल गेट टू सी ग्रेटर डाइवर्सिटी. दैट इज नोन एज एज इफेक्ट, राइट? Now, what is the significance of a biodiversity? Biodiversity is the cornerstone of healthy and sustainable food system. सिग्निफिकेंट समझते हैं कि कहाँ कहाँ सिग्निफिकेंट है बायोडाइवर्सिटी, कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट है. तो फूड सिस्टम में और हेल्दी फूड सिस्टम में सस्टेन करने के लिए सबसे बड़ा कॉर्नरस्टोन बायोडाइवर्सिटी है. इट प्लेज अ रोल इन प्रोटेक्टिंग पॉलिनेटर्स, इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, बिल्डिंग रेजिलियंस ऑफ फूड इकोसिस्टम टू इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट? जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बढ़ेगा, प्रोटेक्शन टू पॉलिनेटर्स, सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव करना, रेजिलियंस टू फूड इकोसिस्टम, ये सब काम भी बायोडाइवर्सिटी प्ले करता है. इट इज़ दस क्रूशियल फॉर fighting global hunger because it is because it is very well taking care of food ecosystem. It provides numerous natural services for humans.
कई ऐसी नेचुरल सर्विसेज प्रोवाइड करता है ह्यूमंस के लिए, सच एज इकोसिस्टम सर्विसेज, बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज एंड सोशल सर्विसेज. लेट्स सी वन बाय वन. Ecosystem services means protection of water resources, soil formation and protection, nutrient storage and recycling, pollution breakdown and absorption, contribution to climate stability and maintenance of ecosystem, recovery from unpredictable events. तो ecosystem services का मतलब है कि biodiversity is providing a protection of water resources, सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन, न्यूट्रिएंट का स्टोरेज करता है, रिसाइकल करता है, पोल्यूशन को कम करता है और एब्जॉर्ब भी करता है, फिर क्लाइमेट स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, देन इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, देन इट helps in recovery from unpredictable events, right? Another one was biodiversity services, which include food, wood products, ornamental plants, medicinal resources, breeding stocks, population reserve, barriers, future resources, diversity in gene species and ecosystem. These are the biodiversity services. And the last one is social services such as research, education and monitoring, recreation and tourism, cultural values. These are the social services which biodiversity provide us, right? So these were the basics of biodiversity. ये बिल्कुल बहुत basic level पे I have started the topic of environment and biodiversity. In the next class, we'll deal with the definitions and concept of endemic species, keystone species, indicator species, flagship species, priority species, invasive species and speciation का concept, right? तो I hope आपको आज की class समझ आई हो, and if there is any doubt, please comment in the comment section and I'll solve your doubts over there. Thank you and I'll see you in the next video.